नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनसे जुड़े कानूनी मामले। ये न सिर्फ अदालतों में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब छाए हुए हैं। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, केजरीवाल्स लीगल बैटल्स, द नेक्सस ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो आज हम इसी रिपोर्ट के सहारे इन मामलों की जो परतें हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। कानूनी प्रक्रियाएं क्या हैं, आरोप क्या हैं, राजनीतिक एंगल क्या है, और हाँ, ये सब हम करेंगे पूरी तरह निष्पक्ष रहकर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी की नहीं है। ये दिखाती है कि भारत में कानून और राजनीति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने गहरे तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये जो दिल्ली शराब नीति केस है जिसकी इतनी बात होती है, ये आखिर है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये मामला जुड़ा है 2021-22 में दिल्ली में लागू हुई एक्साइज पॉलिसी से, शराब नीति, जिसे बाद में खैर रद्द कर दिया गया। एआरपी सरकार लाई थी से मकसद था शराब के रिटेल कारोबार को प्राइवेटाइज करना। अच्छा। हाँ, लेकिन जून 2022 के आसपास शिकायतें आने लगीं कि भाई इसको बनाने में, लागू करने में गड़बड़ियां हुई हैं, मतलब करोड़ों का घोटाला हुआ है। और इन्हीं शिकायतों पर फिर जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। जो मुख्य आरोप है वो ये है कि ये पॉलिसी जानबूझकर ऐसी बनाई गई जिससे कुछ खास प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचे। और इसके बदले में उन कंपनियों ने कथित तौर पर, मतलब एलिगेशन है, कि आम आदमी पार्टी को मोटी रिश्वत दी। और इसमें ये पैसों के लेन देन की बात, जिसे एजेंसियां मनी ट्रेल कह रही हैं, और गोवा चुनाव का क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? हाँ जी हाँ, ये एक बहुत ही अहम और राजनीतिक तौर पर सेंसिटिव पहलू है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों का आरोप है कि इस रिश्वत से जो पैसा आया, जिसे वो पीएमएलए की भाषा में कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, हाँ, अपराध की आय। जी, अपराध की आय, उसका एक हिस्सा एएपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के कैंपेन में इस्तेमाल किया है। और ये आरोप पार्टी के लिए इसलिए भी बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि एएपी की तो शुरुआत ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई थी, है ना? बिल्कुल सही। तो कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं और केजरीवाल पर उनके मुख्य आरोप क्या हैं? तो जैसा मैंने कहा, दो मेन सेंट्रल एजेंसियां हैं। एक ईडी जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करती है, वो देख रही है मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल, मतलब पैसों का हेर फेर, अवैध कमाई को ठिकाने लगाना। और दूसरी है सीबीआई, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को देख रही है। और ईडी ने तो अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को इस कथित घोटाले का किंगपिन बताया है। किंगपिन? हाँ, मतलब मुख्य साजिशकर्ता, कि उन्होंने ही पार्टी के बाकी नेताओं और कैबिनेट के साथियों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, ऐसा ईडी का आरोप है। इसमें एक और बात काफी चर्चा में रही, वो थी कुछ सह आरोपियों का सरकारी गवाह बन जाना। ये अप्रूवर वाला मामला थोड़ा पेचीदा लगता है, इसमें क्या खास है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काफी बहस भी हुई है। देखिए, हो क्या रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब ईडी और सीबीआई, उनका केस काफी हद तक कुछ ऐसे लोगों के बयानों पर टिका है जो पहले खुद आरोपी थे। अच्छा, जैसे शरत चंद्र रेड्डी और दिनेश अरोड़ा। ये पहले को-अक्यूज थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए। अब सरकारी गवाह का मतलब होता है कि वो केस में एजेंसी की तरफ से गवाही देते हैं। अक्सर उन्हें इसके बदले सजा में कुछ राहत या माफी की उम्मीद होती है। तो बचाव पक्ष यानी केजरीवाल के वकीलों की मेन दलील यही है कि इन गवाहों पर दबाव डालकर बयान लिए गए हैं, जबरदस्ती, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसमें वो चुनावी बॉन्ड वाला एंगल भी जोड़ा था ना? हाँ, बिल्कुल। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब एएपी ने आरोप लगाया कि इन्हीं में से एक गवाह, शरत चंद्र रेड्डी, उनकी कंपनी है अरबिंदो फार्मा, उस कंपनी ने रेड्डी के गवाह बनने के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। तो ये आरोप एक तरह का विरोधाभास पैदा करता है और इससे गवाहों की विश्वसनीयता पर और जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। ये तो वाकई पेचीदा है। अच्छा, ये तो हुई आरोपों और जांच की बात। अब जरा गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक की जो टाइमलाइन रही है उस पर आते हैं। काफी उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। ईडी ने पहले केजरीवाल को 9 बार समन भेजा पूछताछ के लिए,
हाँ, वो पेश नहीं हुए हैं। जी, वो पेश नहीं हुए। आखिरकार 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ये अपने आप में बड़ी घटना थी, क्योंकि वो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए। हाँ, 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक, कह सकते हैं, असाधारण कदम उठाते हुए उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी ताकि वो आम चुनाव में प्रचार कर सके। और फिर 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी, जमानत की अवधि खत्म होते ही 2 जून को वापस तिहाड़ जेल चले गए। तो जमानत मिली, प्रचार हुआ, फिर वापस जेल। लेकिन जमानत की लड़ाई तो चलती रही। एक निचली अदालत ने रेगुलर जमानत दी थी शायद, जिसे हाई कोर्ट ने रोक दिया। सही कहा आपने। 20 जून 2024 को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट, मतलब निचली अदालत, ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, उनका सीधा कनेक्शन इस कथित घोटाले से साबित नहीं कर पाई है। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि वो रिहा हो पाते, अगले ही दिन 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उस जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। अच्छा। स्टे कर दिया। अरे बाप रे, मतलब जमानत मिली पर रिहाई नहीं हुई और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले। ये टाइमिंग तो बहुत अजीब है। हाँ, ये घटनाक्रम भी काफी चौंकाने वाला था। 26 जून 2024 की बात है। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया, और वो भी तब जब ईडी वाले मामले में उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी, बस कुछ मिनट पहले। कमाल है। इस कदम से कानूनी और राजनीतिक दोनों हलकों में काफी हलचल हुई। तो इतने सब के बाद फाइनली उन्हें रिहाई कब मिली और कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले केस में तो उन्हें 12 जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई केस की वजह से वो जेल में ही रहे। बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई ने दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तो अंत में 13 सितंबर 2024 को उन्हें सीबीआई वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, और इस तरह लगभग 5 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद वो बाहर आ पाए। ये जो घटनाओं का समय है, जैसा आपने बताया, चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक बाद गिरफ्तारी, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दिन ही सीबीआई की गिरफ्तारी। एआईपी तो लगातार इसे राजनीतिक साजिश कहती आई है। उनकी मुख्य दलील क्या रही है इस पर? जी, एआईपी का शुरू से यही स्टैंड रहा है कि ये सब महज संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके एबीपी को खत्म करना चाहती है, और ये गिरफ्तारियां उसी बदले की भावना का नतीजा है। वो खास तौर पर गिरफ्तारी के टाइमिंग को और सीबीआई वाली गिरफ्तारी के समय को अपने इस दावे के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा, अब जरा अदालतों में जो जमानत पर बहस हुई उस पर आते हैं। दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें दी, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष? देखिए, बचाव पक्ष ने, केजरीवाल के वकीलों ने, मुख्य रूप से ये कहा कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त सबूत या मटेरियल नहीं था। ये धारा 19 क्या है? ये जमानत को मुश्किल बनाती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पीएमएलए की धारा 19 जमानत के लिए 2 बहुत कड़ी शर्तें रखती हैं। पहली, कोर्ट को प्रथम दृष्टया ये मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है। अच्छा। और दूसरी, कोर्ट को ये भी मानना होगा कि जमानत मिलने पर वो बाहर आकर कोई और अपराध नहीं करेगा। ये सामान्य जमानत के नियमों से बहुत ज्यादा सख्त है। असल में ये बोझ आरोपी पर डाल देती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे जमानत के लिए। तो बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि बिना ट्रायल किसी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और केजरीवाल के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ का भी कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन यानी ईडी और सीबीआई, उनका दावा था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, गवाहों के बयान हैं, और उनकी दलील ये भी थी कि अगर ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जमानत मिलती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा कि प्रभावशाली नेताओं को शायद कानून में कुछ छूट मिल जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जमानत दी तो कोर्ट ने क्या कहा? कोई खास टिप्पणियां? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक उसूलों पर आधारित था। बेंच ने साफ कहा कि ट्रायल पेंडिंग रहने के दौरान किसी को बहुत लंबे समय तक जेल में रखना स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला जटिल है, ट्रायल में समय लगेगा, शायद जल्दी खत्म ना हो, तो ऐसे में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना सही नहीं है।
एक और दिलचस्प बात हुई, सीबीआई की गिरफ्तारी के टाइमिंग और उसकी वैधता पर जजों की राय बटी हुई दिखी। बेंच के एक जज थे जस्टिस उज्जवल भुइयां। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि गिरफ्तारी का समय जितने सवालों के जवाब देता है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करता है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने जोर दिया कि एक बड़ी जांच एजेंसी को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो इस तरह की न्यायिक टिप्पणी ने कहीं न कहीं बचाव पक्ष का जो नैरेटिव था राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी वाला, उसे थोड़ा बल दिया। और वो गिरफ्तारी की जरूरत वाला सवाल बड़ी बेंच को भेजा गया है। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल कि गिरफ्तारी की ज़रूरत और आवश्यकता क्या थी और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी वाकई ज़रूरी है, इसे विचार के लिए एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ केजरीवाल तक सीमित नहीं है, ये हमारे लीगल सिस्टम में गिरफ्तारी की शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े बड़े सवाल उठा रहा है और इसका असर भविष्य के कई मामलों पर पड़ सकता है। सही है, जमानत तो मिल गई लेकिन कुछ शर्तें भी लगी होंगी, जाहिर है। और वो जो मुद्दा उठा था जेल से सरकार चलाने वाला, उसका क्या हुआ? हाँ, शर्तें तो थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाईं, जैसे 10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड देना था, 2 जमानतदार पेश करने थे। खास तौर पर सीबीआई मामले के मेरिट पर, मतलब तथ्यों पर कोई भी पब्लिक कमेंट करने से मना किया गया। अच्छा। एक और अहम शर्त थी जो शुरू में ईडी वाले केस में लगी थी कि वो सीएम ऑफिस या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। ओह, तो काम कैसे करते? हाँ, लेकिन उन्हें अपने घर पर जो कैंप ऑफिस बना है वहां से काम करने की इजाजत थी। और जहां तक जेल से सरकार चलाने वाले सवाल की बात है, वो वाकई एक अभूतपूर्व स्थिति थी। इसने बड़ी संवैधानिक और नैतिक बहस छेड़ दी थी। जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का कानून में कोई सीधा प्रावधान नहीं है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी जोड़ा कि उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देने के बारे में सोचना चाहिए। इसी पूरी स्थिति को देखते हुए फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक संवैधानिक संशोधन बिल लाने की बात कही। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में जी, जिसमें प्रस्ताव है कि अगर कोई विधायक या सांसद जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाला केस चल रहा हो, वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। शाह ने ये टिप्पणी भी की कि शायद संविधान बनाने वालों ने ऐसी बेशर्मी की कल्पना नहीं की होगी कि कोई सीएम जेल जाएगा और वहीं से सरकार चलाएगा। तो इस पूरी बहस ने हमारे मौजूदा सिस्टम में एक कमी को उजागर किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई शराब नीति केस की बात। क्या इसके अलावा भी केजरीवाल और ऐप पर दूसरे कानूनी मामले या जांच चल रही हैं? रिपोर्ट में शायद और भी चीजों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। शराब नीति केस सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा भी कई और कानूनी चुनौतियां और जांचें हैं जिनका सामना केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रहे हैं। पूरी तस्वीर के लिए उन्हें जानना भी जरूरी है। बताइए। तो कुछ प्रमुख मामले ऐसे हैं। एक तो है मानहानि के मुकदमे। ये थोड़ा पुराना पैटर्न है। अतीत में केजरीवाल पर कई बड़े नेताओं ने मानहानि के केस किए थे। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, अमित सिब्बल। हाँ, याद है मुझे। उन मामलों में अक्सर ये हुआ कि केजरीवाल ने बाद में माफी मांग ली और मामले सेटल हो गए। जैसे जेटली मामले में उन्होंने और 4 एएपी नेताओं ने बाकायदा माफी मांगी थी आरोपों के लिए। गडकरी और सिब्बल केस में भी ऐसा ही हुआ। ये रवैया, मतलब माफी मांगने वाला, अभी जो भ्रष्टाचार के मामलों में उनका सख्त स्टैंड है, उसे काफी अलग दिखता है। दिलचस्प है। और दूसरा है दिल्ली जल बोर्ड केस। इसमें ईडी जांच कर रही है। आरोप है कि 2018 में डीजीबी ने एक ठेका ज्यादा कीमत पर दिया और उससे जो रिश्वत मिली वो कथित तौर पर अधिकारियों और एएपी को गई और पैसा चुनावी फंड में इस्तेमाल हुआ। इसमें भी केजरीवाल से पूछताछ हुई है। ओके। तीसरा, क्लासरूम बनाने में अनियमितता। ईडी इसकी भी जांच कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाने का प्रोजेक्ट था। आरोप है कि इसमें करीब 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ। लागत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई, नियमों का पालन नहीं हुआ। चौथा, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। ये एएपी की फ्लैगशिप स्कीम रही है। हाँ, इसमें भी सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। विजिलेंस जांच हुई, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। आरोप है कि प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी लैब टेस्ट किए गए, मतलब ऐसे मरीजों के नाम पर जो थे ही नहीं, भूत मरीज। अरे हाँ, जांच में यह भी मिला कि हजारों टेस्ट के लिए ऐसे मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए जो असल में थे ही नहीं। और 5वां है दिल्ली वक्फ बोर्ड केस। इसमें सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। बोर्ड में कथित गड़बड़ियों और अवैध नियुक्तियों का मामला है। इसमें एक एमएलए अमानतुल्लाह खान और 10 और लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय भी कर दिए हैं।
मतलब ट्रायल आगे बढ़ेगा। बाप रे, इतने सारे मामले एक साथ चल रहे हैं। क्या इनमें से किसी का कोई नतीजा भी आया है या सब अभी जांच या ट्रायल के स्टेज पर ही हैं? नतीजे मिले जुले रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इसे कोई एक तरफा निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। एक तरफ एएपी नेता सत्येंद्र जैन पर एक भ्रष्टाचार का मामला था, उसे स्पेशल कोर्ट ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने खुद अपनी जांच में पाया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पावर का मिसयूज या सरकारी खजाने को नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड वाले मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो वहां ट्रायल चलेगा। एएपी का ये भी दावा है कि पिछले 10 साल में उनके नेताओं पर 200 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। तो ये जो मिली जुली तस्वीर है, ये दिखाती है कि ना तो आप पूरी तरह बेगुनाही का दावा कर सकते हैं, ना ही हर आरोप सिद्ध हो रहा है। हर केस को उसके अपने फैक्ट्स पर देखना होगा। तो इन सब कानूनी दावपेचों का, राजनीतिक आरोपों का निचोड़ क्या निकलता है? कानूनी नजरिए से हमें क्या समझना चाहिए? व्हाट डज दिस ऑल मीन? देखिए, कानूनी नजरिए से ये मामले कई अहम सवाल खड़े करते हैं। पहला तो पीएमएलए कानून ही, उसकी धारा 19, जमानत की शर्तें इतनी सख्त क्यों हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है, ये बहस का बड़ा मुद्दा है। जैसा हमने बात की, ये धारा लगभग आरोपी पर ही जिम्मेदारी डाल देती है खुद को बेगुनाह साबित करने की, जो सामान्य क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल से अलग है। सही। फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि गिरफ्तारी की जरूरत वाले सवाल को बड़ी बेंच देखेगी, ये एक बड़ा प्रोसीजरल डेवलपमेंट है। ये भविष्य में एजेंसियों की गिरफ्तारी की पावर को लेकर गाइडलाइंस तय कर सकता है। और तीसरा, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। हाँ, वो टिप्पणी तो बहुत मशहूर हुई थी। जी, बचाव पक्ष बार बार उसका जिक्र करता है। ये दिखाता है कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और उनके कथित राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये तो हुआ कानूनी पहलू, और इसका राजनीतिक एंगल। ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति में तो यही हो रहा है। दो मुख्य कथाएं हैं जो हावी हैं। एक तरफ है सत्तारूढ़ दल बीजेपी, वो इन मामलों को अपने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के सबूत की तरह पेश करती है। केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताती है और कहती है कि ये कानूनी कार्रवाई तो होनी ही थी, अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, उनका पूरा डिफेंस पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना के नैरेटिव पर आधारित है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और वो सबूत के तौर पे टाइमिंग वगैरह का हवाला देते हैं। सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल और अपने नेताओं पर पिछले सालों में हुए ढेरों केस, इन सबको अपने तर्क के समर्थन में पेश करते हैं। और देखिए, इन कानूनी चुनौतियों का असर एएपी की राजनीति पर पड़ा भी है। एडीआर की रिपोर्ट्स लगातार बताती हैं कि उनके उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस बढ़े हैं। और हाल के चुनावों में, मान लीजिए 2025 का चुनाव, उनकी सीटों में जो कमी आई, उसे भी कहीं ना कहीं इन कानूनी लड़ाइयों के राजनीतिक असर से जोड़कर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कानूनी प्रक्रिया अब सिर्फ न्याय की तलाश नहीं रही, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक अखाड़ा भी बन गई है, जहां दोनों पक्ष जनता के बीच अपनी कहानी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है और आगे क्या हो सकता है इन मामलों में? देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो कानूनी मामले हैं, ये समकालीन भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ईडी और सीबीआई वाले जो दो मुख्य मामले हैं, वो अभी ट्रायल स्टेज में हैं। केजरीवाल जमानत पर बाहर है, कानूनी लड़ाई जाहिर है अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब तक जो न्यायिक प्रक्रिया चली है, उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बुनियादी सिद्धांतों को फिर से केंद्र में ला दिया है। और साथ ही हमारे जस्टिस सिस्टम में जो संभावित प्रक्रियात्मक कमियां हैं, उन्हें भी उजागर किया है। और आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये ट्रायल की रफ्तार पे निर्भर करेगा। और ऐसे जटिल मामलों में ट्रायल अक्सर सालों खिंच जाते हैं, लेकिन जो भी अंतिम फैसला आएगा, उसका असर सिर्फ केजरीवाल या एएपी पर नहीं पड़ेगा। उसका असर भारत में कानून, राजनीति और सत्ता के बीच जो नाजुक संतुलन है, उस पर भी पड़ेगा। ये दूरगामी होगा।
इन मामलों ने हमारी कानूनी प्रक्रियाओं को, हमारी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को और कार्यपालिका की शक्तियों की सीमाओं को सबको परखा है, और इनका जो भी समाधान निकलेगा वो भविष्य के भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा। वाकई ये सब बहुत सोचने पर मजबूर करता है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है। जब कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक आरोप इतने जटिल तरीके से आपस में गुंथ जाएं, तो एक आम नागरिक के लिए सच्चाई और निष्पक्षता का आकलन करना कितना मुश्किल हो जाता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष पड़ताल के साथ। धन्यवाद।